नाउ ब्लड कोagulation या रुधिर स्कंदन। जब कभी भी चोट लग जाती है किसी को तो फिर ब्लड फ्लो करना स्टार्ट कर देता है, क्योंकि वेसल्स जो होती हैं वहाँ की वो डैमेज हो जाती हैं, कट जाती हैं, जिसकी वजह से ब्लड जो है वो फ्लो करता रहता है। पर थोड़े टाइम के बाद देखा है कि वो जो ब्लड है वो फ्लो करना बंद कर देता है और उसकी जगह पर एक क्लॉट फॉर्म हो जाता है, एक थक्का बन जाता है, जो स्टार्टिंग में कैसा होता है, सेमी सॉलिड होता है, अर्ध ठोस होता है, पर थोड़े टाइम के बाद में वो सॉलिड हो जाता है और प्रॉपर क्लॉट में चेंज हो जाता है। तो ब्लड का अपनी फ्लूइडिटी को खो देकर, यानी वो पहले जो ब्लड था वो किस स्टेज में था, लिक्विड स्टेज में था और फ्लो कर रहा था, पर वो थोड़े टाइम के बाद लिक्विड स्टेज में नहीं रहता, वो एक क्लॉट फॉर्म कर देता है जो सॉलिड स्टेज में होता है, सेमी सॉलिड या सॉलिड स्टेज में होता है। तो इस पूरे प्रोसेस को क्या कहते हैं, ब्लड कोएगुलेशन, ब्लड क्लॉटिंग या रुधिर स्कंदन। अब ये जो प्रोसेस है ये बहुत कॉम्प्लेक्स होता है, जटिल होता है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे फैक्टर्स काम में आते हैं। तो टोटल 13 फैक्टर्स हैं जो इस प्रोसेस में काम में आते हैं, और इस पे फिर जो नर्वस कंट्रोल है वो भी रहता है, जो ब्रेन है या नर्वस सिस्टम है वो इसको कंट्रोल करके रखता है पूरे प्रोसेस को। तो अब इस अभी पता है अपन को कि 13 फैक्टर्स जो हैं वो यूज़ में आते हैं ब्लड क्लॉटिंग के प्रोसेस में। पर पहले के टाइम पे जब साइंटिस्ट ट्राई कर रहे थे इस प्रोसेस को समझने का, तो अलग अलग साइंटिस्ट ने अलग अलग टाइम पे अलग अलग थ्योरीज दी इस पूरे प्रोसेस को एक्सप्लेन करने के लिए। तो उनमें से कुछ जो थ्योरीज हैं वो स्टडी करेंगे। तो रुधिर स्कंदन के सिद्धांत, थ्योरीज ऑफ ब्लड कोएगुलेशन, इसमें फर्स्ट थ्योरी है बेस्ट एंड टेलर्स थ्योरी, जो दी थी साइंटिस्ट बेस्ट एंड टेलर ने। इन्होंने कहा था ब्लड कोएगुलेशन के लिए या ब्लड क्लॉटिंग के लिए कितनी चीज़ें ज़रूरी होती हैं, 4 चीज़ें या 4 पदार्थ ज़रूरी होते हैं। कौन कौन से? प्रोथ्रोम्बिन, थ्रोम्बोप्लास्टिन, कैल्शियम आयंस एंड फाइब्रिनोजन। ये 4 चीज़ें ही ब्लड क्लॉटिंग के लिए ज़रूरी होती हैं और इनकी प्रेजेंस में ब्लड क्लॉट फॉर्म हो जाता है। इसमें से जो प्रोथ्रोम्बिन है ये क्या है, एक प्रोटीन है जो लिवर में फॉर्म होता है और लिवर से फिर कहाँ आ जाता है, ये ब्लड में आ जाता है। क्या है ये? प्लाज्मा प्रोटीन है जो मेनली ब्लड में ही प्रेजेंट होता है। अब जैसे ही मान लो चोट लग जाए तो वो टिश्यू डैमेज होगा और उस टिश्यू से, डैमेज टिश्यू से या वहाँ की जो ब्लड है उसमें जो प्लेटलेट्स प्रेजेंट हैं उनसे एक सब्सटेंस सीक्रेट होता है, थ्रोम्बोप्लास्टिन। क्या है ये? लिपोप्रोटीन है, लिपिड प्लस प्रोटीन, ये सीक्रेट होता है। अब थ्रोम्बोप्लास्टिन, प्रोथ्रोम्बिन दोनों ही कैल्शियम आयन के प्रेजेंस में, प्रोथ्रोम्बिन जो है वो थ्रोम्बोप्लास्टिन एंड कैल्शियम आयन के प्रेजेंस में किस में चेंज हो जाता है? थ्रोम्बिन में चेंज हो जाता है। प्रोथ्रोम्बिन स्टार्टिंग में तो इसी स्टेज में रहता है, ये स्टेज क्या होती है? इनएक्टिव होती है, एक्टिव नहीं होती। पर जैसे ही थ्रोम्बोप्लास्टिन सीक्रेट हुआ चोट लगने पर, वैसे ही थ्रोम्बोप्लास्टिन और कैल्शियम आयन जो पहले से ही ब्लड में प्रेजेंट हैं ये दोनों प्रोथ्रोम्बिन को कन्वर्ट कर देंगे, चेंज कर देंगे किसमें? थ्रोम्बिन में। तो चोट लगने पर प्रोथ्रोम्बिन थ्रोम्बिन में चेंज हो जाएगा। अब ये जो थ्रोम्बिन है ये फाइब्रिनोजन को फाइब्रिन में चेंज कर देगा। फाइब्रिनोजन भी ब्लड में पहले से ही प्रेजेंट होता है, प्लाज्मा प्रोटीन है। ये इनएक्टिव फॉर्म है इसकी, जो वाटर सॉल्युबल होती है। जैसे ही थ्रोम्बिन फॉर्म होगा वो इस फाइब्रिनोजन को चेंज कर देगा फाइब्रिन में। अब फाइब्रिन कैसी है? वाटर इनसॉल्युबल है, यानी पानी में नहीं घुलती, ऐसे ये फाइब्रस है। स्टार्टिंग में तो ये सोल्यूबल थी वाटर, अब ये चेंज हो गए, क्या बना ली इसने? फाइबर्स बना ली। अब ये फाइबर्स जो हैं ये पूरा नेटवर्क फॉर्म कर देते हैं जहाँ चोट लगी हुई होती है उस जगह पर। तो इससे होके अब ब्लड आगे की तरफ फ्लो नहीं कर पाता, इसमें जो ब्लड सेल्स हैं वो आके फंस जाती हैं और पूरा क्लॉट फॉर्म हो जाता है जो आगे ब्लड को बॉडी से बाहर नहीं निकलने देता। तो ये थ्योरी दी थी बेस्ट एंड टेलर ने, पर ये थ्योरी अभी वैलिड नहीं है इतनी, क्योंकि सिर्फ 4 फैक्टर्स ही ऐसे नहीं हैं जो पार्टिसिपेट करते हैं। बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है ब्लड कोएगुलेशन का, जिसमें बहुत से फैक्टर्स पार्टिसिपेट करते हैं। सेकेंड थ्योरी हॉवेल्स थ्योरी दी थी साइंटिस्ट हॉवेल्स ने। अब इन्होंने क्या कहा कि जब भी चोट लगती है तो उस टिश्यू से क्या सीक्रेट होता है? एक सब्सटेंस ट्रिप्टेज सीक्रेट होता है। ट्रिप्टेज क्या काम करता है? एक और सब्सटेंस जो ब्लड में पहले से ही प्रेजेंट है, एंटी प्रोथ्रोम्बिन, इसको इनएक्टिव कर देता है।
इन्होंने बताया कि ब्लड में एक सब्सटेंस प्रेजेंट होता है, एंटी प्रोथ्रोम्बिन। वो ब्लड में हमेशा ही प्रेजेंट रहता है, पर जैसे ही चोट लगती है वैसे ही टिश्यू से ट्रिप्टेज सीक्रेट होता है। ट्रिप्टेज क्या करता है, एंटी प्रोथ्रोम्बिन को इनएक्टिवेट कर देता है। अब एंटी प्रोथ्रोम्बिन क्या कर रहा था, प्रोथ्रोम्बिन को इस इनएक्टिवेटेड स्टेज में ही रोक के रख रहा था। ये जब तक ब्लड में क्या प्रेजेंट था, एंटी प्रोथ्रोम्बिन प्रेजेंट था, तब तक प्रोथ्रोम्बिन थ्रोम्बिन में कन्वर्ट नहीं हो पा रहा था। प्रोथ्रोम्बिन की स्टेट में ही रह रहा था। पर जैसे ही चोट लगी और ट्रिप्टेज सीक्रेट हुआ टिश्यू से, उसने एंटी प्रोथ्रोम्बिन को इनएक्टिवेट कर दिया, जिसकी वजह से अब जो प्रोथ्रोम्बिन है वो चेंज हो सकेगा किसके अंदर, थ्रोम्बिन के अंदर, कैल्शियम आयंस की प्रेजेंस में। अब ये जो थ्रोम्बिन चेंज हो गया, ये जो ब्लड में फाइब्रिनोजन प्रेजेंट है उसको चेंज कर देगा किसके अंदर, फाइब्रिन के अंदर। ये बताया था हॉवेल्स ने। और सेम चीज़ ही है, फाइब्रिन क्या है, इनसोल्यूबल सोल्यूबल है वाटर में। फाइब्रिनोजन क्या है, सोल्यूबल है वाटर में। जो चेंज हो जाएगा फाइब्रिन में, जो कि इनसोल्यूबल होगा, फाइबर लाइक होगा, जो नेटवर्क बना लेगा और इससे क्लॉट फॉर्म हो जाएगा। तो ये थ्योरी भी वैलिड नहीं है। फिर नेक्स्ट थ्योरी दी थी फुल्ड एंड स्पायरोस थ्योरी। फुल्ड एंड स्पायरो ने इसमें क्या कहा, थ्रोम्बोकाइनेज जो है, अगर चोट लगेगी तो क्या सीक्रेट होगा, थ्रोम्बोकाइनेज एक सब्सटेंस है, वो सीक्रेट होगा जो कैल्शियम आयन की प्रेजेंस में प्रोथ्रोम्बिन को कन्वर्ट कर देगा किसमें, थ्रोम्बिन में। और थ्रोम्बिन आगे जाएगा फिर फाइब्रिनोजन को फाइब्रिन में चेंज कर देगा। तो मेन चीज़ क्या होनी है, क्लॉट फॉर्मेशन में फाइब्रिनोजन का फाइब्रिन में चेंज होना, यही इंपॉर्टेंट है मेनली। अब वो कैसे होगा, तो उसको अलग अलग साइंटिस्ट ने अलग अलग तरह से बताया। ये तीनों जो थ्योरी थी ये इतनी वैलिड नहीं है। सबसे वैलिड जो थ्योरी है वो कौन सी है, एंजाइम कैस्केड थ्योरी। किसने दी थी, ये मैकफार्लेन ने, जो साइंटिस्ट थे उन्होंने दी थी। इसमें उन्होंने कहा था कि ब्लड क्लॉटिंग के लिए दो पाथवेज होते हैं, यानी अलग अलग तरह से होता है ये प्रोसेस, दो अलग अलग कंडीशंस के लिए। अगर चोट लग रही है बॉडी की बाहरी हिस्सों में, चोट लग रही है, तब होगा जो पाथवे, जो एंजाइम्स पार्टिसिपेट करेंगी वो अलग तरह के होंगे और उस पाथवे को कहेंगे एक्सट्रिंसिक पाथवे। पर मान लो बॉडी के अंदर ही ब्लड वेसल्स में अगर चोट लग रही है, तब जो बॉडी के अंदर ही कोई डैमेज हो रही है ब्लड वेसल्स, तब जो एंजाइम्स हैं वो फिर अलग तरह के पार्टिसिपेट करेंगे स्टार्टिंग में, फिर उसको क्या कहेंगे, इंट्रिंसिक पाथवे। तो दो अलग अलग तरह के पाथवे होते हैं अलग अलग कंडीशन के लिए, जिसमें फिर अलग अलग तरह के एंजाइम पार्टिसिपेट करते हैं या फैक्टर्स पार्टिसिपेट करते हैं। तो इन्होंने बताया टोटल 13 फैक्टर्स होते हैं जो दोनों तरह के इंट्रिंसिक या एक्सट्रिंग कंबाइन 13 जो फैक्टर्स हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं ब्लड कोएगुलेशन के प्रोसेस में। पर बाद में पता चला उनमें से जो 6th फैक्टर है, फिर उन्होंने नाम दे दिया उन फैक्टर्स को, 1 2 3 4 5 ऐसे करके 13 तक उन्होंने नंबरिंग दे दी फैक्टर्स को अलग अलग। पर बाद में पता चला जो फैक्टर नंबर 6 था वो इस प्रोसेस में पार्ट नहीं ले रहा था, और उस फिर बाद में उसको बता दिया गया कि 6th फैक्टर इसके अंदर इंक्लूड नहीं किया जाएगा। तो कितने फैक्टर्स रह गए, इन टोटल 12 फैक्टर्स ही रह गए, पर नंबरिंग उनकी वही रही। तो 6 वाला हट गया, फिर भी जो 7 था वो 7 ही रहेगा, 13 ही रहेगा। तो ऐसे तो टोटल कितने हो जाएंगे, टोटल अगर देखें अपन सब्सटेंसेस वो तो कितने हैं 12, नंबरिंग कहाँ तक दी गई, 13 तक दी गई 6th वाले को हटाने के बाद भी। अब इसमें कहा इंट्रिंसिक पाथवे में क्या होगा, कोई ब्लड वेसल है बॉडी के अंदर ही, वो अगर डैमेज हो जाए तब क्या होगा, जो फैक्टर 12 है वो कैसा होगा, इनएक्टिवेटेड स्टेट में होगा स्टार्टिंग में। जैसे ही ब्लड वेसल डैमेज हुई वैसे ही जो फैक्टर 12 है वो एक्टिव हो जाएगा और एक्टिव फैक्टर 12 में चेंज हो जाएगा। यहाँ पे ए क्या शो कर रहा है कि ये फैक्टर एक्टिव हो गया। अब जैसे 12th फैक्टर एक्टिव हो जाएगा वो 11th फैक्टर को एक्टिव स्टेट में चेंज कर देगा। अब ये जो 11th एक्टिव हो गया 11th फैक्टर, ये फिर आगे 9th फैक्टर को एक्टिव स्टेट में चेंज कर देगा। अब ये जो 9th फैक्टर है एक्टिवेटेड, ये 8th फैक्टर के साथ जो हमेशा ही एक्टिव रहता है कैल्शियम आयन के साथ एंड फॉस्फोलिपिड के साथ मिलकर 10th फैक्टर को चेंज कर देगा उसकी एक्टिव स्टेट में। अब ये सारे ही सब्सटेंसेस कौन कौन से, फैक्टर 9 एक्टिव, 8 कैल्शियम आयन एंड फॉस्फोलिपिड, जो क्या काम कर रहे हैं, 10th फैक्टर को एक्टिव करने का काम कर रहे हैं। इन सबको कंबाइनली क्या कहते हैं, इंट्रिंसिक फैक्टर कहते हैं।
यहाँ तक हो गया। अब मान लो कोई बाहरी चोट लगी, एक्सट्रिंसिक पाथ पे कोई इंजरी आ गई बाहरी, तब क्या होगा, जो फैक्टर 3 है एंड फैक्टर 7 है वो कैल्शियम आयन एंड फॉस्फोलिपिड के साथ मिलकर क्या करेंगे, 10th फैक्टर को चेंज कर देंगे उसकी एक्टिव स्टेट में। तो इसको ऐसे मत बनाना, यहाँ पे करना 10th फैक्टर, फिर यहाँ पे एरो, जैसे ये किया था यहाँ पे एरो आ रहा था, तो यहाँ पे एरो, ठीक है। तो 3rd फैक्टर जो पहले से एक्टिव है, 7th फैक्टर जो पहले से एक्टिव है, वो चोट लगने पर कैल्शियम आयन और फॉस्फोलिपिड की प्रेजेंस में 10th फैक्टर को चेंज कर देगा 10th एक्टिव में। तो इन चारों को भी कंबाइन क्या कहेंगे फिर, एक्सट्रिंसिक फैक्टर्स। अब यहाँ तक का प्रोसेस तो दोनों पाथवेज के लिए अलग अलग था, पर इसके बाद का दोनों के लिए सेम होता है। अगर यहाँ पे इंट्रिंसिक पाथवे होगा तब भी ये ऐसे ही जाएगा और एट द एंड क्या बनेगा, क्लॉट ही फॉर्म होगा। और एक्सट्रिंसिक पाथवे में भी सेम प्रोसेस हो जाएगा फिर 10th के एक्टिवेशन के बाद, और आगे जाके क्लॉट ही फॉर्म होगा। अब 10th एक्टिव हो गया दोनों कंडीशन में, अब आगे का सेम ही होगा दोनों में। तो 10th ए जब एक्टिव हो जाएगा तो 10th ए फैक्टर 5 और कैल्शियम आयन की प्रेजेंस में और फॉस्फोलिपिड की प्रेजेंस में जो सेकंड फैक्टर है उसको चेंज कर देगा उसकी एक्टिव स्टेट में। अब ये जो कॉम्प्लेक्स है कौन कौन सा, 10th एक्टिव, फैक्टर 5, कैल्शियम आयन एंड फॉस्फोलिपिड, इसको क्या कहते हैं कंबाइनली, थ्रोम्बिन एक्टिवेटर, ठीक है। यानी ये क्या काम कर रहे हैं, थ्रोम्बिन को एक्टिवेट करने का काम कर रहे हैं, यानी प्रोथ्रोम्बिन जो उसकी इनएक्टिव स्टेट है उसको चेंज कर रहे हैं थ्रोम्बिन एक्टिव स्टेट में। यानी जो फैक्टर 2 है ये क्या है, प्रोथ्रोम्बिन, और इसका एक्टिवेटेड स्टेट क्या है यहाँ पे, थ्रोम्बिन। अब फैक्टर 2 एक्टिव हो गया, थ्रोम्बिन फॉर्म हो गया, थ्रोम्बिन क्या करेगा, फैक्टर 1 को एक्टिव फैक्टर 1 में चेंज कर देगा। अब यहाँ पे ये फैक्टर क्या है, फाइब्रिनोजन, और किस में चेंज हो रहा है, फाइब्रिन में चेंज हो रहा है। अब जब फाइब्रिन फॉर्म हो जाएगा तो स्टार्टिंग में ये कैसा रहेगा, सेमी सॉलिड रहेगा, सॉफ्ट रहेगा। अब ये जो फाइब्रिन है ये कैल्शियम आयन की और फैक्टर 13th की प्रेजेंस में किस में चेंज हो जाएगा, हार्ड एंड स्टेबल क्लॉट में चेंज हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा, अब ये क्लॉट अच्छे से फॉर्म हो जाएगा। अब ये सारे जो फैक्टर्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं ये कोई सेम चीज़ नहीं है कि सारे प्रोटीन ही हैं या सारे लिपिड ही हैं, ये आयंस ही हैं, ये सब सब्सटेंस अलग अलग तरह के होते हैं। जैसे ये फैक्टर 1 क्या है, फाइब्रिनोजन, बता ही दिया था फाइब्रिनोजन के बारे में पहले ही। फाइब्रिनोजन किस में चेंज हो जाता है, फाइब्रिन में चेंज हो जाता है, प्लाज्मा प्रोटीन है। सबसे पहले इसको डिस्क्राइब किसने किया था, साइंटिस्ट थे वर्च्यू, उन्होंने। प्रोथ्रोम्बिन की खोज की थी किसने, श्मिट ने। ये इसका सिंथेसाइज होता है ये लिवर में, और इसके सिंथेसिस के लिए विटामिन के नेसेसरी होता है, विटामिन के की कमी में ये सिंथेसाइज नहीं होगा, और ये किसमें अपनी एक्टिव स्टेट थ्रोम्बिन में चेंज होता है। 3rd फैक्टर है थ्रोम्बोप्लास्टिन, इसकी खोज भी की थी श्मिट ने। लिपोप्रोटीन होता है ये प्लेटलेट्स और जो ब्लड टिश्यूज़ वगैरह में पहले से ही प्रेजेंट होता है। स्टार्टिंग में ये किस स्टेट में रहता है, प्रोथ्रोम्बोप्लास्टिन की स्टेट में रहता है, और बाद में ये फैक्टर 7 की प्रेजेंस में किस में चेंज हो जाता है, थ्रोम्बोप्लास्टिन में चेंज हो जाता है। फैक्टर 4 क्या है, कैल्शियम आयन, बहुत जगह यूज़ में आए थे फैक्टर कैल्शियम आयन, यानी फैक्टर 4 बहुत सारी जगह यूज़ में आता है। फैक्टर 5 प्रो एक्सिलरिन, क्या है ये, ग्लाइकोप्रोटीन है, इसकी खोज किसने की थी, ओवरिन ने की थी, लिवर और ब्लड प्लेटलेट्स में पाया जाता है ये। थ्रोम्बिन एक्टिवेटर जो था कॉम्प्लेक्स उसका एक पार्ट है, पढ़ चुके हैं। 7th है प्रो कन्वर्टिन, इसका सिंथेसिस कहाँ पर होता है, लिवर में होता है, इसके लिए भी विटामिन की ज़रूरी होता है। फैक्टर 8 है एंटी हीमोफिलिक, इसकी कमी से, एट जो फैक्टर है इसकी कमी से अगर बॉडी में ये नहीं है तो कौन सी डिजीज़ हो जाती है, हीमोफीलिया ए डिजीज़ हो जाती है, इसलिए इसको क्या कह रहे हैं, एंटी हीमोफिलिक फैक्टर कह रहे हैं। हीमोफीलिया डिजीज़ में क्या होता है, मान लो चोट लग जाती है तो ब्लड फ्लो ही करता रहता है, क्लॉट फॉर्म नहीं होता और ब्लड का बहना नहीं रुकता। तो क्लॉट फॉर्म क्यों नहीं होता, क्योंकि फैक्टर 8 प्रेजेंट ही नहीं होता, तो फैक्टर 8 जो काम कर रहा है वो काम हो ही नहीं पाता और ब्लड फ्लो ही करता रह जाता है।
पूरा प्रोसेस कंप्लीट नहीं हो पाता क्लॉट फॉर्मेशन का। क्रिस्मस फैक्टर 9, क्या ये ग्लाइकोप्रोटीन है? इसके सिंथेसिस के लिए भी विटामिन के चाहिए होता है। इसकी कमी से अब कौन सी डिजीज़ होती है? हीमोफीलिया बी डिजीज़ होती है। ए तो हो जाएगी इससे, अगर इसकी कमी हो जाएगी तब भी वही होगा, क्लॉट एट द एंड नहीं बन पाएगा, तो इससे हीमोफीलिया बी जो डिजीज़ है वो हो जाएगी। सबसे पहले इस डिज़ीज़ की खोज किसमें हुई थी? क्रिसमस नाम की एक इंडिविजुअल थे, उसमें सबसे पहले इस डिज़ीज़ की खोज हुई थी। इस चीज़ को क्या कहते हैं? क्रिसमस डिजीज़ कहते हैं, और इस फैक्टर को क्या कहते हैं? क्रिसमस फैक्टर कहते हैं। तो फैक्टर 9 है क्रिसमस फैक्टर, और हीमोफीलिया बी जो डिजीज़ है उसको क्रिसमस में सबसे पहले डिस्कवर किया था, इसलिए इसको कहते हैं हीमोफीलिया बी को, और कहते हैं क्रिसमस डिजीज़। फैक्टर 10 है स्टुअर्ट फैक्टर, ग्लाइकोप्रोटीन होता है, फंक्शन इसका पता कर ही चुके हैं क्या होता है, इसे थ्रोम्बोकाइनेज भी कहते हैं। फैक्टर 11 है प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन एंटीसीडेंट, ग्लाइकोप्रोटीन ही है, लिवर में फॉर्म होता है, फंक्शन पढ़ चुके हैं। अब इसी की कमी से कौन सी डिजीज़ होती है? हीमोफीलिया सी डिजीज़ होती है। 12 फैक्टर है हैगमैन फैक्टर, ये इनएक्टिवेटेड रहता है, और जैसे ही ब्लड वेसल्स डैमेज होती हैं वैसे ही एक्टिव स्टेट में चेंज हो जाता है, पढ़ चुके हैं। फैक्टर 13 ये है फाइब्रिन स्टेबलाइजिंग फैक्टर, यानी स्टेबल कर देता है जो क्लॉट फॉर्म होता है सॉफ्ट, उसको हार्ड क्लॉट में चेंज कर देता है। तो ये सारे थे फैक्टर। 6 फैक्टर नहीं आया इसमें क्योंकि वो यूज़ में नहीं आता ब्लड क्लॉटिंग के प्रोसेस में।